नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का जो पेपर हुआ था 2019 में। और 2019 में 24/2/2019 को हुआ था, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसका फुल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखें कि आरओ की भर्ती आ गई है, जिसमें बहुत बम्पर वैकेंसी है और ये बहुत सुनहरा अवसर है। तो चलिए, ये सेट भी होगा और इसको हम लोग पूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे दोस्तों। तो थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमार्थ शब्द का विलोम शब्द है, उसे पहचानिए। तो बताइए फटाफट पहचान करके। थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, केवल आंसर और टिक करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो आपसे पूछा है परमार्थ शब्द का विलोम। तो देखिए, ये जो एक मित्र के द्वारा मुझे पेपर उपलब्ध कराया गया और इस पर टिक लगा हुआ है, तो उसको आप ना समझ छोड़ दीजिए, ध्यान न दीजिए। ये जो मैं अभी पीले कलर से लिख रहा हूँ, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो परमार्थ शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उजाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। उजाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है। तो देखिए, यहां पर जो दोस्तों कानन है, ये जंगल का पर्यायवाची है। कानन जो है जंगल का पर्यायवाची है। तो ये तो आपका आंसर आपका तो यहां से मिल गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आंसर होगा। यहाँ पर नहीं है, पहले तो ये कटेगा, उसके बाद आग, अग्नि और अनल जो है ये उजाला शब्द के पर्यायवाची हैं। ज्वाला, तो इसको जो है आग, अग्नि, अनल, ये ज्वाला शब्द के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है बताइए? पावक होता है। थोड़ा सा हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल आंसर टिक करेंगे। पावक हो गया। दहन होता है। उसके बाद वही होता है। वैश्वानर होता है। वैश्वा नर, वैश्वानर हो गया। उसके बाद धूमकेतु हो जाता है। धूमकेतु कृषाणु जातदेव, कृषाणु भी होता है, जातदेव। ये सब जो है ज्वाला शब्द के भिन्न भिन्न पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जंगल आया है, ये कानन जो है जंगल का पर्यायवाची है। और जंगल के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं बताइए? अरण्य, कांतार, विपिन, इसके हो जाएंगे अरण्य, कांतार, कांतार आधा न रहेगा, कांतार, विपिन। तो हम लोग का उद्देश्य ये था कि इस प्रश्न से कुछ सीखा जाए। जैसे अग्नि का आग, ज्वाला, अनल हो गया, पावक दहन, वही, वैश्वानर, धूमकेतु, जातदेव, कृषाणु, और ये हो गया आपका किसका? जंगल का। विपिन अरण्य, जंगल, वन, कानन, ये सब होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, नीचे कह रहा है कि नीचे दिए गए मुहावरों में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार पर सबसे सटीक वर्णन करता है? व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है, बताइए। क्या कह रहा है? कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है, मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। ये इस अर्थ को दर्शाने वाला
तो मुंह हमेशा चलते रहने का मतलब इस पर होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है ऑप्शन डी वाला। अधजल गगरी छलकत जाए में ये कहा जाता है कि जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वो हमेशा डिंग मारते रहता है। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। आप लोग को तत्सम शब्द पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है बधु, घर, सूत और दूध। तो तत्सम शब्द पहचानना है। तो तत्सम शब्द जैसे बधु का होता है बहू, बधु तत्सम है। आपका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। बधु जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है बहु होता है। जब ये एक तत्सम है तो ये सब जो क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो इनका देख लेते हैं। गृह से घर होता है, गृह से घर होता है, और दुग्ध से दूध होता है। दुग्ध से दूध होता है। और ये सूत हो गया, सूत्र से सूत होता है, सूत्र से सूत होता है। तो ये सब तत्सम तद्भव को जोड़ा है। देखिए बधु तो हो गया तत्सम, इसका तद्भव हो गया बहु। उसके बाद तत्सम है गृह से घर, गृह से घर हो गया, और दुग्ध से दूध, और सूत्र से सूत। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शन टिक करके यहाँ से आंसर की नहीं मिलाना है। आंसर की मिलाना होता तो आंसर की तो 2019 में मिला गया होगा। आगे चलिए, इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का प्रवाची नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों वैभवी जो है इच्छा शब्द का प्रवाची नहीं है, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये वैभव, वैभव समृद्धता से जुड़ा हुआ है, समृद्ध, समृद्धता से जुड़ा हुआ है। और बाकी का जो लिप्सा, कामना और स्पृहा जो है दोस्तों, ये क्या है, इच्छा का वो प्रवाची है। लिप्सा, कामना, स्पृहा इच्छा का प्रवाची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। आपको यहाँ पर तद्भव बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। बताइए क्या होगा। उपवास, बधु, सत, अचरज। इसमें तद्भव शब्द पहचानना है आपको। तो देखिए आश्चर्य से अचरज होता है, आश्चर्य से अचरज, आश्चर्य से अचरज होता है। तो इस तरह तीर लगाने का मतलब मेरा लिखने के है कि ये तत्सम है, उसके बाद ये तद्भव है। आश्चर्य से अचरज होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी का जो आप देख रहे हैं इनका देख लेते हैं। बधु अभी हम लोग देखे हैं, बधु से बहु हो जाएगा, बधु से बहु। और सत से क्या हो जाएगा, सत से सौ हो जाएगा। उपवास का क्या होगा बताइए, उपवास का तद्भव क्या होगा, उपवास का तद्भव होगा उपास। इस तरह एरो दिखाने का मतलब कि अक्सर तत्सम जो है ओरिजिनल शब्द होते हैं और तद्भव उसके बिगड़े हुए शब्द होते हैं। तो उपवास जो क्या है तत्सम है, और उपास जो है तद्भव है दोस्तों। इस तरह से ये हो गया। यहां से हम लोग बहुत कुछ सीखे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से कौन सा शब्द अश्व शब्द का प्रवाची नहीं है। अश्व, घोड़ा, बताइए। तो आप देखते हैं कि घोटक, घोड़ा और तुरंग जो है ये
अश्व के प्रवाची हैं, जबकि सेध जो है अश्व का प्रवाची नहीं है, और जो नहीं है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और घोड़ा का और क्या क्या प्रवाची हो सकते हैं बताइए। तुरंग हो गया, वाजी सैंधव ये भी होता है। घोड़ा का जो है दोस्तों वाजी और सैंधव, सैंधव ये भी जो है दोस्तों घोड़ा का प्रवाची होता है, अश्व का प्रवाची होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अश्व हो गया, वाजी सैंधव गोटा घोड़ा तुरंग। चलिए आगे चलते हैं। इस पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों कि रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़े खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है। चाट पकौड़ा खाने का मन हुआ तो माँ की प्रशंसा कर दिया, तो ये जो है अपना उल्लू सीधा करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, जा करके प्रशंसा किया और फिर अपना काम निकाला। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम, आपको तत्सम बताना है, बताइए। अज्ञानी जो है दोस्तों ये तत्सम है यहाँ पर, और जो है करपट से किवाड़ होता, करपट से किवाड़ होता है, और आर्द्रक से अदरक होता है, सब आप जानते हैं, तो ये तद्भव है। लेकिन ये जो दोस्तों अज्ञानी जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो आविर्भाव का विलोम क्या होता है दोस्तों। आविर्भाव का विलोम जो होता है तिरोभाव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, बताइए इसको क्या कहते हैं। 25 वर्ष पूरे करने के होने वाले में उत्सव को क्या कहते हैं। तो ये देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, जीएस में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो जो 25 वर्ष है दोस्तों, 25 वर्ष पर सिल्वर जुबली मनाई जाती है। सिल्वर जुबली मनाई जाती है। 50 वर्ष पर मैं आपको सभी बता देता हूं, गोल्डन जुबली मनाई जाती है। और उसके बाद दोस्तों 60 पर जो है डायमंड मनाई जाती है, डायमंड जुबली, डायमंड हो गया। और 70 पर हो गया दोस्तों प्लेटिनम। और 100 पर तो आप जानते हैं कि शताब्दी मनाई जाती है, सेंटेनरी मनाई जाती है। और 1000 पर मिलेनियम। तो याद रखिए पूछ लेता है। तो अब जो है 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या होता है बताइए। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को कहते हैं दोस्तों सिल्वर। तो सिल्वर का हिंदी क्या होगा दोस्तों, रजत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25 वर्ष पूरे होने पर तो 25, 50, 60, 70 GSDP, SGDP याद कर लीजिए, कुछ तो ट्रिक बनाइए। ये तो ये भूलते रहता है। ये 25 वर्ष पर सिल्वर हो गया, 50 पर गोल्डन हो गया, 60 पर डायमंड हो गया और 70 पर प्लेटिनम हो गया। SGDP इस तरह से आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए
हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, उसके भाग को चुनिए और सही क्रम लगाइए। यहाँ पर इसको जो है दोस्तों आप लोग कर लेंगे अच्छे से। इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिसको पढ़ना वो पढ़ लीजिएगा। अब ये क्रम व्यवस्था तो आती ही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित, अब देखिए यहाँ से जीएस के प्रश्न शुरू हो गए, तो हम लोग देखेंगे ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रश्न साफ साफ आपको दिखे, हम ऐसे चाहते हैं। अच्छा रहता। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मान लीजिए कि मैं किसी एक को बड़ा कर देता है, चाहे हिंदी को या अंग्रेजी को, लेकिन किसी को हिंदी में अच्छा लगता है, किसी को अंग्रेजी में अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूँ। चलिए इधर चलते हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि फुल में दिखे। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी वाला से चला जाए। तो ये देखिए स्पाइडरमैन, जो स्पाइडरमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध निर्माता, आज से लेखक का निधन हो गया 95 वर्ष के। तो स्पाइडरमैन का ये जो रोल कौन करते थे बताइए? स्पाइडरमैन का रोल जो करते थे स्टैनली साहब करते थे, स्टैनली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दिया था कि 2018 में सबसे बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ तुर्की के किस शहर में? 2018 में हाल ही में एक बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों इस्तांबुल में। ये इस्तांबुल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द 12th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड, तो ये तो 2018 के हो गए, हम लोग इसको नहीं देखेंगे। अब 2018 का क्यों देखेंगे हम लोग, अब इससे हम लोग जोड़ करके देख लेंगे। तो ये सिंगापुर में हुआ था दोस्तों एशियन का। अब जो है 2020 में कहाँ हुआ है बताइए? 2020 में 14वां 14th जो है, जो 2020 में हुआ है रक्षा मंत्रियों की बैठक, ये हुआ है वियतनाम के हनोई में। हनोई में, हनोई क्या है दोस्तों? वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी है। तो यही देखिए आपको ये आगे काम आएगा 2020 में। इस क्वेश्चन को 2018 के जब 2020 जब आप कर देंगे दोस्तों, तो आप क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम, हनोई। अब देखिए एशियान जो है दोस्तों, एशियान में कितने सदस्य हैं? एशियान में वर्तमान में 10 सदस्य हैं। एशियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में होती है एशियान में। और जब ये 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है एशियान की। और 1967 में जब ये बना था दोस्तों, तो इसके 5 सदस्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 10। तो ये कुछ जो है इससे रिलेटेड जानकारी है, कई बार पूछा था, मैं देखा था एक एग्जाम में कि पूछा था कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर एशियान देखिए 1967 और 5 सदस्य थे 8 अगस्त 1967। अब वर्तमान में 10 हैं और 14वां इसका 2020 में रक्षा मंत्री की बैठक जो है हनोई में हुई थी वियतनाम में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूरोपियन यूनियन कंट्री? इसमें पूछ रहा है कि यूरोपियन यूनियन कंट्री कौन नहीं है बताइए।
तो इसमें जो दोस्तों टर्की को जो देख रहे हैं, टर्की ये यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है। तो 1991 में दोस्तों यूरोपियन यूनियन की 1991 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसके 28 सदस्य देश हैं। उन्नीस सौ इक्यानवे में यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है और वर्तमान में इसके 28 देश हैं। टर्की जो है इसका सदस्य नहीं है। यहाँ से पूछा था, नॉट ए यूरोपियन यूनियन कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन दिसंबर 2000 विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड इंडियन करेंसी नोट्स एबव 100 डिनोमिनेशंस। 100 रुपए के नोट से ऊपर के नोटों को बंद कर दिया था अपने यहाँ। तो इसका दोस्तों नेपाल था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हु वाज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इन दिसंबर 2018 विधानसभा इलेक्शन। तो कौन बना चीफ मिनिस्टर? अशोक गहलोत जी बने हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये बुक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड ये जो बुक है बीबीएस लक्ष्मण की, क्रिकेटर बीबीएस लक्ष्मण की ये बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इन 2018। तो 18 का तो अब हमसे मतलब नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। ये थे अरविंद सक्सेना जी। अरविंद सक्सेना जी बने थे। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? 2020 में वर्तमान में जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये पूछा हुआ था कि 6 गोल्ड मेडल कौन जीता है। अब तक जो है मैरी कॉम जो है 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। गोल्ड मेडल। मैरी कॉम का संबंध आप जानते हैं कि मुक्केबाजी से है। आगे बढ़ते हैं। विच मूवी गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2018। तो ये जो पूछ रहा है गोल्डन पिकॉक किसको मिला था, तो उस समय दोस्तों डोनबास फिल्म को मिला था, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है दोस्तों कि अभी जो है रिसेंटली किसको मिला है। तो अभी जो दोस्तों मिला है पार्टिकल्स मूवी को। 2020 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो मिला है ये पार्टिकल मूवी को मिला है। पार्टिकल्स। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पैन इंडिया सिंगल इमरजेंसी नंबर। 112 लॉन्च किए थे ये हिमाचल प्रदेश। मैंने अपने प्रदेश में सभी कामों के लिए 112 नंबर डायल करिए। ये हिमाचल प्रदेश था उस समय की करंट का न्यूज था। अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। इसको जो है कह रहा है कि 18 अप्रैल 1971 को रविवार है। 18 अप्रैल 1971 को रविवार का दिन है। तो जिस दिन वो ठीक 10 वर्ष की हो जाएगी कौन सा दिन होगा? तो इसका मतलब कि 18 अप्रैल 1981 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसको ऐसे निकालते हैं कि
विषम दिनों की संख्या काउंट करते हैं हम लोग। विषम दिनों की संख्या जब हम लोग काउंट करते हैं तो देखिए 71 से 81 जो हो जाएगा दोस्तों, विषम दिनों की संख्या कितनी पड़ी, तो 10 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, 72 होगा, 76 होगा, 80 होगा। तो 3 और जोड़ दीजिए, अर्थात कुल 13 दिन हो गया। 13 में 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा। या तो रविवार से 6 दिन आगे बढ़ जाइए, या 7 में से घटा करके एक जो है पीछे हो जाइए। 7 में से घटा करके एक पीछे हो जाइए। तो रविवार से एक दिन पीछे क्या होता है दोस्तों, शनिवार होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, इसका आंसर करिए। 26 क्या कह रहा है, तो ये देखिए बिगेस्ट में क्या कर दिया, आई को हटा दिया, आई को हटा दिया जो यहाँ से, और किंगस्टन में भी आई को हटा दिया। तो ये कर रहा है दोस्तों कि इसमें जो है आपका ट्रिक्स में भी आई को हटा दिया। तो जो वावेल्स हैं, वावेल्स स्वर जिसको कहते हैं, स्वरों को हटा करके बाकी जो है इसमें उसको व्यंजन को लिख दे रहा है। तो क्रिफ्ट में इसका क्या होगा बताइए, इसका जो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा एकदम इसमें, क्योंकि कोई भी क्या नहीं दिया है, कोई भी स्वर नहीं दिया हुआ। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है दोस्तों, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए 27 क्या कह रहा है। 27 कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जी जो है अंतिम है तो जी पहले हो गया, यन इधर से हो गया तो पलट दे रहा है अंकों को, ठीक है ना। ये जो ऐसे ले आ दे रहा है, शुरू में कर दिया, तो इसी तरह से कह रहा है उसी भाषा में इतने को कैसे लिखा जाएगा, सैंक्चुअरीज को कैसे लिखा जाएगा। तो SEI तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप करके देखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उल्टा कर दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है, FG मैंने एक घटा दिया है, ठीक है ना, ST एक घटा दिया है। उसी तरह से इसमें भी आप एक एक घटाते जाइए। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 29 एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि रंजीता साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है। यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ती है तो सुबह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दोस्तों सुबह जो होता है सूर्य इधर से निकलता है पूरब से, तो किसी की परछाई जो है उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है, दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है। तो दाहिना हाथ कब आएगा इधर, जब आपका मुंह जो इधर की तरफ होगा, तो आपकी परछाई जो है इधर ऐसे ऐसे यहाँ पर शेडो बनेगी। तो उसकी पीठ दी हुई दिशाओं में किस ओर होगी, तो परछाई आपका दाहिने तरफ पड़े, इसलिए आपका मुख जो है दोस्तों दक्षिण में होना चाहिए। तो पीठ जो किधर हो जाएगी, उत्तर दिशा में। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें लॉजिक ये लगाना था, मैंने सोचना था थोड़ा सा कि सूर्य जो है पूरब दिशा से निकलता है। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए इसमें इसका रहा है निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन किसी रूप से समानता है इसलिए समूह बनाते हैं, समूह में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो समूह में शामिल नहीं है दोस्तों, एक जो है देख रहे हैं कि एक जो है एक का घन है, और ये जो देख रहे हैं ये 50 का घन है। 50 का घन करेंगे दोस्तों तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, 3 जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद 2197 जो है दोस्तों ये 13 का घन है। बाकी जो है 68 14 ये जो देख रहे हैं ये किसी का घन नहीं है, तो इसीलिए ये आपके यहाँ पर डिफर हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जीएस के प्रश्नों में अच्छे से व्याख्या देखेंगे, ठीक है ना, रीजनिंग तो आती है ये लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को कैसे इतना लिखा जाता है, तो इतने को क्या लिखा है। तो इसमें दोस्तों सबका अंक लिख करके जोड़ दिया। इसमें जो है क्या किया है कि बी का 2, ई का 5, फिर ए का फर्स्ट, ऐसे लिख करके 19, 20, 12 और 25 जो है जोड़ दिया है 84। तो इसी तरह से इसका आप लोगों को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो आप सभी संको इनका स्थानीय मान लिख करके जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है दोस्तों, शैलेंद्र ट्रेन में बैठकर मथुरा से दिल्ली जा रहा है। रास्ते में वो देखता है कि एक ऊंट को उसके मालिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। शैलेंद्र को क्या करना चाहिए। एक ऊंट को उसके मालिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसमें जो दोस्तों एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। इसमें एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा दोस्तों कि अपने मोबाइल से, भाई आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, अपने मोबाइल से तो दोस्तों इसमें आप जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि ऊंट के मालिक द्वारा ऊंट को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको क्या कर सकते हैं। भाई ट्रेन में आप कुछ कर तो सकते नहीं जाकर फिजिकली, तो अपने मोबाइल से जानवरों के साथ होने वाले इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने वाले किसी संस्था की हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए, ठीक ना। किसी भी संस्था की जो जानवरों की इस प्रकार के अधिकारों की देखभाल करता है, उन्हें घटनास्थल और मामले के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनमें निश्चय पूर्वक कहना चाहिए कि वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मामले में मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप उनसे कहेंगे कि आप काम करिए कि भाई इसका कौन गवाह है, तो आप खुद गवाह बने कि भाई मैंने देखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपके यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कथन 1 और कथन 2 और निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, ठीक, ये बात ठीक है। कथन है, कथन को तो आपको सही मानना होता है, चाहे गलत ही क्यों न दिया हो। बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है, ये कथन होगा। अब देखिए निष्कर्ष में अगले हफ्ते में 6 दिन होंगे। जब 7 दिन हो रहे थे तो 6 दिन कैसे हो जाएंगे भैया, गलत हो जाएगा। बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा, ये बात करेक्ट है। भाई जब बुधवार जो है बीच में पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार कैसे बीच में पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें जो है बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है और सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 का पालन होता है या निष्कर्ष निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। इसमें कहा है दोस्तों कि 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है ना, ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएंगी।
तो 24 घंटे के अंतराल पर ये 22 बार बनाती हैं। इसको आप लोग रीजनिंग के प्रश्न में देखेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कैथरीन एक साधारण पासा खेल रही है। यदि उसे पासे के ऊपरी हिस्से में 5 संख्या मिलती है, 5 मिलता ऊपरी हिस्से में, तो उसके ठीक विपरीत कौन होगा? तो 7 में से घटा दीजिए, 7 में से घटा दीजिए, 2 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो अब भाई ये स्टैंडर्ड पासा का रूल लागू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब कि जो एकदम चलता है, ऐसा नहीं कि बिना नियम कानून वाला। भाई अब बिना नियम कानून वाला हो तो वहाँ पर तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। अब इसमें देखिए, रुचित 48 छात्रों की कतार में बाएं से किनारे से 32वें स्थान पर है। बाएं किनारे से 32वें स्थान पर है और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 48। तो उसकी कतार में दाएं से किनारे से उसका स्थान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि दिशा चेंज करने के लिए एक जोड़ दीजिए, 49 हो जाएगा, और 49 में से 32 घटा दीजिए, आपको 17 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आ गया, फिर जीएस का प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो इसमें जो है दोस्तों आरबीसी कैरी करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट पूछ रहा है। तो एनर्जी का यूनिट जो होता है दोस्तों, जूल होता है। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट जो होती है जूल होती है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो जूल हो गया आपके यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, बताइए। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक एसिड की खोज दोस्तों फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फ्रेडरिक मिशर। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग पहले वाले इसे प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज मेजर किया जाता है किससे, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखें डेसिबल मीटर ध्वनि की तीव्रता, और हर्ट जो क्या हो गया बता दोस्तों, तरंग की आवृत्ति, और अनेमोमीटर क्या मेजर करता है बताइए। अनेमोमीटर करता है वायु का वेग। जहां से जानकारी लायक चीजें मिले वहां से निकलते रहे। ये ध्वनि की तीव्रता हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने किया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
इसमें देखिए, इज द लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म एंड इंड्स एट अपेक्स प्रेडेटर स्पेसीज। तो कहाँ से प्रोड्यूसर के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्रेडेटर के यहाँ समाप्त हो रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, ये फूड चेन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन को बड़ा करके दिखा देता कि एक एक क्वेश्चन को बड़ा करके स्क्रीन पर, लेकिन अब उसमें जो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ नहीं दिख पाएगा ना। आगे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक। तो ऑर्गेनिज्म जो है दोस्तों ये बायोटिक है, और बायोटिक मतलब वही निर्जीव सजीव समझ लीजिए, ये बायोटिक मतलब निर्जीव। तो ये दो लाइट, सॉयल और वाटर जो है ये बायोटिक हैं, जबकि ऑर्गेनिज्म जो है दोस्तों बायोटिक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा बताइए, किसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कोल गैस कोल जो है, कोयला जो है एक बहुत लंबे समय के अंतराल पर बनता है, ठीक है ना। बायोमास, बायोफ्यूल ये सब आप बना सकते हैं, बायोगैस। लेकिन कोयले का जो उत्पादन आप ऐसा नहीं कि 10 दिन में ख़त्म हो गया तो आप 10 दिन में उत्पादन कर सकते हैं। तो इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जाता है कोल को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। पृथ्वी की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेम द डिसिप्लिन दैट डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक, फॉसिल एंड सेडिमेंट्स यूजिंग सिग्नेचर इनहेरेंट इन द रॉक। बताइए। तो इसमें जो दोस्तों आपको बताना है कि नेम द डिसिप्लिन दैट डिटरमाइंस द एज ऑफ रॉक। एज ऑफ रॉक उम्र की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। तो ये होगा दोस्तों जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। एज ऑफ रॉक, फॉसिल्स एंड सेडिमेंट्स यूजिंग सिग्नेचर इनहेरेंट इन द रॉक्स। तो जियोक्रोनोलॉजी, तो ये भी पूछा हुआ था एक जगह, ठीक है ना। सिग्नेचर इनहेरेंट इन द रॉक्स, सिग्नेचर इनहेरेंट, सिग्नेचर पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसका फॉसिल्स का एज निर्धारण करने में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किसके कारण से होती है बताइए। तो टीबी जो दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले, टीबी बैक्टीरिया से, याद कर लीजिए, बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, लगता है कि वायरस से होता है। और देखिए ये जिस दोस्त का पेपर है, जिस मित्र का पेपर था, उसने भी वायरस से टिक किया जबकि गलत हो गया उसका। तो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी जो होता है दोस्तों,
बैक्टीरिया से होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ 106th इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपसे थीम आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का। तो 106 जो ये 2019 में मनाया गया था, और इसका जो थीम था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ मनाया गया था, कैसे कैसे। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से मैं आपको इस बताने के लिए सोच में रुका हुआ था कि आपको बता दूं कि कौन कौन, फिर अब देखिए 19 में ये तो हुआ था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये हुआ कहाँ था 19 में? 19 में पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ था, पंजाब में हो गया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली। आप लोग पढ़े हुए हैं, बस निकाल कर आ रहे हैं। अब मैं बताना आपको ये चाह रहा था दोस्तों कि 107वां कहाँ हुआ है बताइए? 107वां जो दोस्तों बंगलुरु में हुआ है, बंगलुरु, बंगलुरु, बंगलुरु में हुआ है। और 108वां कहाँ हुआ है? 108वां जो है 2021 में, देखिए यहाँ पर 2021 ये भी लिख देते हैं, और ये हो गया 2020, क्योंकि ये पूछता है दोस्तों, बार बार पूछता है। अब खुद देख रहे हैं कि आपके सामने ही पूछा हुआ है। तो 2021 में 108वां जो होगा पुणे में होगा दोस्तों, अभी ये होना है। और अब जो दोस्तों अब इसका थीम देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इसका थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, यस एंड टी, रूरल डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न से हम लोग क्या सीखे कि 106वां 2019 में पंजाब में, सबसे पहले तो इसको याद रखिए 2020 को बंगलुरु, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, और ये जो होगा पुणे में होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत सारगर्भी था। हम लोग का उद्देश्य यही रहेगा दोस्तों कि जहां से जो चीज कुछ नया मिले उसको देखा जाए, सीखा जाए। अब देखिए, वेयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन इंडिया? इसरो का हेडक्वार्टर पूछा है, बताइए। तो आप जानते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर जो दोस्तों बंगलुरु में है, ठीक ना। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? अभी इसके चेयरमैन जो हैं इसरो के सिवान हैं, के सिवान। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। याद रखिए, इतना बेसिक चीज पूछता रहता है, ठीक है ना। 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969। चलिए आगे चलते हैं। फियर ऑफ द फॉल्स वर्शिप वाज रिप्लेस्ड इन दी, बताइए। इसको थोड़ा सा हिंदी में देखिए। में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। किस में? यजुर्वेद में दोस्तों,
यजुर्वेद में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये बढ़िया प्रश्न है। यजुर्वेद में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के दोस्तों पाठ कराने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। अध्वर्यु, अध्वर्यु कहते हैं। और इसमें जो है दोस्तों वेद और यज्ञ कराने की विधि दी गई है। वेद और यज्ञ कराने की विधि। यजुर्वेद में वेद और यज्ञ कराने की विधि दी गई है, ठीक है ना। इसी में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी यजुर्वेद में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सम्राट अशोक की मृत्यु के समय का तेजी से पतन हुआ। पति की मृत्यु के बाद, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद किस वंश का तेजी से पतन हुआ? तो जिस वंश से वो बिलोंग करते थे। अब आप जानते हैं कि किस वंश से सम्राट अशोक बिलोंग करते थे। तो सम्राट अशोक दोस्तों मौर्य डायनास्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया और जिसे सन 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था, ठीक है ना। और जिसने सन 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था। ये कौन था बताइए? कौन सा चौहान शासक था? ये पृथ्वीराज तृतीय को ही चौहान के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया, जिसने सन तराइन की युद्ध में, ठीक है ना, तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा दिए थे। और 1192 में दोस्तों मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि राज्य देशों का एक संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई नीतियां हैं जो 296 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो है कौन सी नीति? धम्म नीति जो है अशोक द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। मेन बात है कि दोस्तों इसमें 200 क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड अप नहीं किया जाए तो ये 5-6 घंटे की वीडियो हो जाती है, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन को अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी लिया जाए तो वो कितना हो रहा है? वो लगभग 3 घंटा 10 मिनट का हो जा रहा है, 36-18-20 मिनट का हो जा रहा है। अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी लिया जाए तो 3 घंटा 20 मिनट, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना है, स्पीड को मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए। अब 4 घंटा 5 घंटा में एक पेपर आप देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राजा अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध था। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। आप जानते हैं कलिंग का युद्ध जो है राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो है क्या हो गया? हृदय परिवर्तित हो गया। बोला कि भैया अब हम खून खराबा नहीं करेंगे। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे बताइए? सम्राट अशोक जो है
बिंदुसार के पुत्र हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला, उदाहरणार्थ मौर्य द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। तो इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। पुष्यमित्र होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अब इसको मिला करके पढ़िए। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि पुष्यमित्र का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। पुष्यमित्र का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। तो देखिए मौर्यों के पतन का यह कारण है, पुष्यमित्र का तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, मौर्य कला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलन बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। कौन सा जगह मध्य एशिया से होते सिल्क रूट से जुड़ा था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए फटाफट। तो इसमें दोस्तों तक्षशिला होगा। व्यापार मार्ग का अपसरण या मिलन बिंदु था, मिलन बिंदु तक्षशिला था, यहाँ पर करेंगे, जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। तो सिल्क रूट पर यह पड़ता था तक्षशिला। ऑप्शन ए करेक्ट हो। चलिए आगे चलते हैं। मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो गोत्र से संबंधित हैं, बताइए। तो मालविकाग्निमित्रम में दोस्तों शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो कश्यप गोत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो दिल्ली जो है किसके अधीन एक पहली बार राजधानी बनी, बताइए। तो दिल्ली जो दोस्तों चौहान राजवंशों के अधीन पहली बार राजधानी बनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य में बटा हुआ था, बताइए। सातवाहनों की सरकार किस पर गठित थी, तो जनपदों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य जो है दोस्तों जनपदों में बटा हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद में उप विभाजित है। जनपद किस में उप विभाजित है, बताइए। तो जनपद दोस्तों ग्राम में विभाजित है। जनपद जो है ग्राम में विभाजित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, बताइए। किस उर्वरक में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों फास्फेट उर्वरक में, फास्फेट उर्वरक में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कौन सी संस्था है, बताइए। ये दोस्तों ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
चलिए, तो केंद्र सरकार की कौन सा संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? 63 नंबर के आंसर करिए। तो ये मध्य प्रदेश, देवास इसमें आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में का अर्थ देश के एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना जो कि विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम हो। तो दोस्तों, जैसे चाइना क्या करता है कि भारत में अपने जो मूल्यों को जो है माने चीज़ों को चाइना से भी कम सस्ते दर पर बेच देता है। इसको डंपिंग कहते हैं। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में दोस्तों डंपिंग कहते हैं, डंपिंग। इसको डंपिंग कहते हैं, डंपिंग। इसमें क्या किया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा कि आज पर इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना हो गया ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये जो उस समय के अनुसार जो था 49%, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इंश्योरेंस सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं। MICR कोड इन बैंकिंग स्टैंड्स फॉर, MICR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये दोस्तों होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR कोड का बैंक में प्रयोग किया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया? नेशनलाइज्ड बैंक पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन सा है इसमें नेशनलाइज्ड बैंक है? तो दोस्तों, कैनरा बैंक जो देख रहे हैं ये नेशनलाइज्ड बैंक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैनरा बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज फेमस फॉर द मार्बल माइनिंग इन इंडिया? मार्बल माइनिंग, संगमरमर, संगमरमर के लिए भारत में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है बताइए? तो संगमरमर के लिए दोस्तों मकराना, मकराना मकराना राजस्थान में पड़ता है। ये संगमरमर के लिए फेमस है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेट अप टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी एंड इन विच ईयर डिड इट सबमिट द रिपोर्ट? तो रॉयल कमीशन कब बना था और ये कब अपनी रिपोर्ट सौंपा? अच्छा प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है ये। तो रॉयल कमीशन भारतीय एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पर मैंने अपना रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया 1926 में, और 1928 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपा। 1926 और 1928। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स सेटअप? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना जो दोस्तों 2004 में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों नई दिल्ली में है।
नेशनल कमीशन ऑन फार्मर सेटअप, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 नई दिल्ली। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शब्द जो है दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो क्या क्या चीज देती है बताइए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दोस्तों लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इंस्पायर्ड द होल वर्ल्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ पर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई कब थी? तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, 1789 में। अब हम लोग यहाँ पर पूरा ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इन 1885। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904 इम्पोजिंग स्टीप कंट्रोल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसके समय में पास हुआ था बताइए? ये करजन 1905 में, आप याद करिए 1905 में बंगाल विभाजन के समय करजन ही था, ठीक है ना। और ये 1904 की बात है। इससे भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हमेशा सही होता है, आप रिलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। करजन का कार्यकाल कब से कब तक होता है दोस्तों? 1899 से 1905 तक। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904 इम्पोजिंग स्टीप कंट्रोल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स मेड इन आवर कंट्री बाय आवर ओन पीपुल, बताइए किसका मतलब था? ये दोस्तों स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स क्या है? तो स्वदेशी मीन्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? इट वाज हु रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइकॉट एज ए weapon दैट कुड बी यूज्ड टू पैरालाइज द होल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये कहने वाले थे कि बाइकॉट एज ए weapon। It was Bal Gangadhar Tilak who realized the importance of boycott as a weapon that could be used to paralyze the whole British administrative machinery in India। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कह रहा है? एंड वेयर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस ग्रुप, रेडिकल ग्रुप, ऑफ दिस रेडिकल ग्रुप। तो आप जानते हैं लाल बाल पाल की नाम आप सुने हुए हैं। तो इसमें जो दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यही है लाल बाल पाल। ये जो दोस्तों रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे, कट्टरपंथी समूह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। गिव ए स्लोगन फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट, ये किसका स्टेटमेंट है बताइए? ये स्टेटमेंट आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए 78 क्या कह रहा है, स्टार्टेड वर्किंग फॉर होम रूल मूवमेंट इन 1914। कौन था ये? एनी बेसेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट स्टार्टिंग वर्किंग फॉर होम रूल मूवमेंट इन 1914। चलिए अब दोस्तों 79, in 1916 Muslim League and Congress came into an understanding with each other and signed the, कौन सा पैक्ट साइन हुआ? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द 30 दिसंबर वाज फाउंडेड, 1906 में क्या बना था? तो इसमें दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्नीस सौ 16 में लखनऊ समझौता होता है और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 30 दिसंबर, ये भी याद रख लीजिए भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको अब याद किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड विच वाज ए काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेज। तो डायरकी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है दोस्तों कब आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था। मार्ले मिंटो 1909 में आता है, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड डायरकी विच वाज ए काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पीस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट पीपुल हैड गेदर्ड ऑन 30 अप्रैल 1919 ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी फेयर एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, अंग्रेजी में लिखते हैं जलियांवाला बाग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 83 पे चलते हैं दोस्तों। 83 का आंसर करिए फटाफट। व्हाट इज द मिनिमम essential duration of professional practice by an advocate for appointment as a high court judge। हाई कोर्ट जज बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? तो 10 ईयर्स होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड मैक्सिमम लोकसभा सीट्स इन 2014। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोकसभा सीट 2014 अभी भी उत्तर प्रदेश में ही रहा है। और ये सीटों की संख्या कितनी है बताइए? सीटों की संख्या है कितनी? 80 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड मैक्सिमम लोकसभा सीट इन 2014। चलिए आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इन इंडिया। माइन सेफ्टी किसके अंतर्गत आता है? तो माइन सेफ्टी जो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखिए बहुत बारीक प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। माइन सेफ्टी, डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी कम्स अंडर विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन 2018 थ्रू विच स्कीम वाज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन विथ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत, इसका जो आंसर होगा दोस्तों
आयुष्मान भारत होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन विथ इंश्योरेंस, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन विथ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो आयुष्मान भारत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सिडियरी ऑफ इस आरबीआई, सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, इसमें से पूछ रहा है कि आरबीआई का सब्सिडियरी कौन सा है। तो इसमें दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, एनएचबी ये आरबीआई का सब्सिडियरी है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन इंडिया द सोशल इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2018 कॉन्फर टू किसको दिया गया, प्रेमा गोपालन को दिया गया 2018 का, ठीक है ना। द सोशल इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2018 वाज कॉन्फर्ड टू प्रेमा गोपालन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नॉट ए कमोडिटी लिस्टेड अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, नॉट लिस्टेड, ठीक है ना, कौन सा लिस्टेड नहीं है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो इसमें दोस्तों क्या आंसर होगा बताइए, पेट्रोलियम नहीं है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 में पेट्रोलियम नहीं है, ड्रग्स है, फर्टिलाइजर्स है और फूड मशीनरी है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन इंडिया ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये दुग्ध उत्पादन से, डेयरी प्रोडक्ट से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। इन इंडिया मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट, मेवाड़ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मेवाड़ फेस्टिवल दोस्तों उदयपुर में मनाया जाता है। इन इंडिया मेवाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट उदयपुर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनास्ट्रीज इज सिचुएटेड इन सिक्किम, ये भी पूछा होता, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों आप जो देख रहे हैं रूमटेक मोनास्ट्री जो है ये सिक्किम में हो गया, ये तो आपका आंसर हो गया। अब जो देखिए नामग्याल मठ जो है हिमाचल प्रदेश है, नामग्याल मोनास्ट्री हिमाचल प्रदेश। और ये घूम मठ जो है बंगाल में है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। और तवांग, तवांग जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो रूमटेक सिक्किम में हो गया आरएस, और नामग्याल जो हो गया दोस्तों हिमाचल, और घूम जो हो गया वेस्ट बंगाल, और तवांग जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख करके चलिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए भाई, प्रश्न तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन इंडिया ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, लिटरेचर से। इन इंडिया ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर। इन विच इंडियन सिटी इज पंचमहल लोकेटेड, पंचमहल कहाँ पर है बताइए, तो पंचमहल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में पंचमहल जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी इज सिचुएटेड अंडर इन उत्तर प्रदेश, तो आप जानते हैं कि आईआईटी बीएचयू जो है
उत्तर प्रदेश में इन विच ईयर वाज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1916 में। चलिए अब चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन द इंडियन वेटरनरी रिसर्च, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कि इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर बरेली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इज्जत नगर बरेली। चलिए, उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज फेमस फॉर एंड वाज अवार्डेड। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह साहब शहनाई बजाते हैं, ठीक है ना, और भारत रत्न इनको दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चौखंडी स्तूप जो है दोस्तों, ये सारनाथ में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये कहाँ पर है? ये दोस्तों उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। यही आपके आंसर होगा। बाकी जो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों जीबी पंत जो है कहाँ पर है? ये उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको और भी ऑप्शंस का ऑपरेशन करके बताता, लेकिन बताने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश हैज एन एल्यूमिनियम प्लांट? एल्यूमिनियम प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है दोस्तों? तो रेणुकूट में है, रेणुकूट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मथुरा फेमस फॉर? मथुरा किसके लिए फेमस है? मथुरा दोस्तों ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। मथुरा जो है दोस्तों ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री इन इंडिया? ग्लास इंडस्ट्री, तो ग्लास इंडस्ट्री के लिए कौन फेमस है दोस्तों? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो दोस्तों ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कांच उद्योग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द यूपी स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड? यूपी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है दोस्तों, बताइए। यूपी स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कानपुर में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना जो दोस्तों, आप लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं तो इसकी याद रखिएगा, 1982 में हुई थी। 1982 में। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड? 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सेक्स रेशियो मिनिमम एज पर सेंसस 2021? तो सेक्स रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, तो सेक्स रेशियो मिनिमम कहाँ पर है बताइए। सेक्स रेशियो जो दोस्तों मिनिमम जो है, आप जानते हैं ये दिए हुए ऑप्शन के अनुसार वेस्ट बंगाल में है। सबसे तो दोस्तों कम जो हरियाणा में, आप जानते हैं। अब देखिए केरला इस सब चीज में आगे है, ठीक है ना। केरला सबसे आगे है
ये नहीं होगा, लाइए लिख देते हैं। 1084 है केरला का, और वेस्ट बंगाल का दोस्तों 950 है, और आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का दोस्तों 991। तो एक तो बहुत डेवलप्ड में ठीक है, तो इसमें जो वेस्ट बंगाल का जो दोस्तों दिए हुए ऑप्शन में सबसे कम है। वैसे सबसे कम तो हरियाणा में है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, खतरनाक प्रवृत्ति का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेंसस? कंसेक्यूटिव सेंसस, तो टू कंसेक्यूटिव सेंसस के बीच में कितने वर्ष समय का अंतराल होता है बताइए? आप सभी जानते हैं, तो यह अंतर होता है दोस्तों 10 वर्ष का। चलिए आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस ऑफ 2011? तो इसके अनुसार क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसमें होगा दोस्तों केरल। केरल लिंगानुपात में तो अच्छा ही है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी इनमें अच्छा है। केरल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो दोस्तों 860 है, ठीक है ना। राजस्थान का कम है, सबसे कम है इसमें 200, और मध्य प्रदेश का दोस्तों 236 है, और महाराष्ट्र को दोस्तों 365 है। तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों केरल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मैक्सिमम है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। इज ए ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर ए सिंगल स्पीसीज विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटो इकोलॉजी। बढ़िया प्रश्न है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल इकोलॉजी, जेनेटिक इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी ये नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कौन होता है, सन है इकोसिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस? एक जब पूछा था दोस्तों कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को लिथोस्फीयर कहते हैं। अब ये पूछा है कि ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो सबसे नजदीकी कौन सी है, सबसे नजदीक जो दोस्तों कौन सी है बताइए? तो सबसे नजदीक जो दोस्तों ट्रोपोस्फीयर होती है, क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं, ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। स्पेसीज स्पेसिएशन आकर्स व्हेन ए स्पेसीज सेपरेशन इनटू टू सेपरेट ग्रुप्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर होगा दोस्तों पैरापैट्रिक, पैरापैट्रिक आंसर होगा। और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हम लोग का देखने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पैरापैट्रिक। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है इसको देखिए। प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। एक ही प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक हो जाती है जो एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। तो इसको कहते हैं पैरापैट्रिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इज द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिविंग स्पीसीज टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है बताइए? इसका आंसर जो होगा दोस्तों बायोटिक पोटेंशियल। इसका जो आंसर होगा 114 का
बायोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोर इन इकोसिस्टम, मांसाहारी इसमें से कौन सी है बताइए। तो डॉल्फिन जो है दोस्तों ये मांसाहारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काज ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्या कारण नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों आप जानते हैं कि कल्टीवेशन, खेती अगर और कल्टीवेशन में कोई संबंध नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में शिक्षा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक काजेज ये सभी अर्बनाइजेशन के कारण हैं। लेकिन कल्टीवेशन जो है, खेती जो है दोस्तों अर्बनाइजेशन का कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर करिए। तो शहरीकरण होने का मतलब ये थोड़ा है कि क्राइम बढ़ेगा, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ेगा, सॉलिड वेस्ट बढ़ेगा, फ्लैश फ्लड होगा, अचानक आई बाढ़, ये सब जो है अर्बनाइजेशन के कारण हैं, लेकिन क्राइम नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ए कंपोजिट सिटी मीन्स, ए कंपोजिट नहीं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी मीन्स, ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी मीन्स, कॉस्मोपॉलिटन शहर का मतलब क्या होता है बताइए। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है इट इज ए सिटी ऑफ लार्ज फाइनेंशियल सेंटर्स, इट इज ए सिटी ऑफ, महानगर किसको कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट इज ए सिटी ऑफ लार्ज फाइनेंशियल सेंटर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो। चलिए दोस्तों, पाक स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन, तो पाक स्टेट जो है दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बुसान हार्बर इज सिचुएटेड इन, बताइए। बुसान हार्बर इज सिचुएटेड इन, तो बुसान जो दोस्तों साउथ कोरिया का एक बंदरगाह है, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो अपने परमाणु बम में ही बिजी रहता है, ठीक है ना। बुसान हार्बर इज सिचुएटेड इन साउथ कोरिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दो होती है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो बताइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ब्राजील से नहीं पास होती है, भारत से तो ये पास होती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। तो म्यांमार, मेक्सिको, इंडिया, ब्राजील से नहीं पास होती है। जब मेक्सिको से पास हो गई तो ये देखिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में से न पास हो रही है, मेक्सिको वहीं पर है, मेक्सिको, म्यांमार, इंडिया, तो ये ब्राजील से पास नहीं होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसलैंड ऑफ जापान, तो आप जानते हैं कि जापान में 5 मुख्य महाद्वीप हैं, तो इसमें जो होकाइडो, होन्शु और शिकोकू है, शिनकोबे जो है दोस्तों ये चीन में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये चाइना का हो जाएगा। शिनकोबे आइसलैंड जो है चाइना का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाकलैंड कन्फ्लिक्ट ओवर फाकलैंड आइसलैंड इज बिटवीन, जो फाकलैंड द्वीप समूह को लेकर कन्फ्लिक्ट है वो कौन कौन से देशों के बीच है बताइए, ये आपको बताना है। तो फाकलैंड कन्फ्लिक्ट जो दोस्तों यूके और अर्जेंटीना के बीच है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि फाकलैंड आइसलैंड जो है अर्जेंटीना के पास है, लेकिन दावा उस पर किसका है, अधिकार किसका है, यूके का है। तो इसी से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलती रहती है, कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। फाकलैंड कन्फ्लिक्ट ओवर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट कल्मिनेट इन बे ऑफ बंगाल,
तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी नहीं गिरती है बताइए। तो नर्मदा, आप जानते हैं कि नर्मदा जो दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। तो महानदी कृष्णा और कावेरी ये बे ऑफ बंगाल में कल्मिनेट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल रेंज। अरावली के हाईएस्ट पीक आपसे पूछा गया है, तो अरावली की हाईएस्ट पीक जो दोस्तों गुरु शिखर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन श्रीनगर इन जम्मू एट श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्यूलिप गार्डन जो दोस्तों ये श्रीनगर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माउंट गिरनार इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गिरनार माउंटेन को बारे में बात कर रहा है। गिरनार माउंटेन जो माउंट गिरनार, तो माउंट गिरनार जो दोस्तों जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। और बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर फॉर विच मेटल इज बॉक्साइट एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द अर्थ। तो बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है दोस्तों, बॉक्साइट इज ए ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है बताइए। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों रामपुर आगूचा, यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, आपका आंसर होगा। यहाँ पर नरोरा, कुडनकुलम, कैगा, ठीक ना। नरोरा उत्तर प्रदेश और कुडनकुलम तमिलनाडु और कैगा जो है कर्नाटक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या एक फीचर नहीं है? तो कंप्यूटर में स्पीड है, स्टोरेज है, विश्वसनीयता है, रिलेबिलिटी है, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? स्पीड, स्टोरेज, रिलेबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड मेनली इनटू विच कैटेगरी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या एक ऑपरेशन नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों मेमोरी जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल का ऑपरेशन नहीं है। फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, लेकिन मेमोरी जो है ये ऑपरेशन कहाँ से? मेमोरी तो एक डिवाइस है, युक्ति है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द सिस्टम बस इज सेपरेटेड इनटू 3 फंक्शंस ग्रुप। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बस, तो बस कितने में विभाजित होता है बताइए? तो डेटा बस,
एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। कैड सीडी कर दीजिए, कंट्रोल डेटा एड्रेस। तो बस जो 3 चीज़ों में डिवाइड रहता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेसेज। रॉ को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए क्या क्या करते हैं बताइए। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। इनपुट पहले इनपुट दिया जाता है, फिर स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट मिलता है, कंट्रोल होता है। ये चीज़ जो है ऑप्शन है आपके यहाँ पर कंट्रोल होगा। इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। स्पोक, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। ये उनका ना देखिए, जो मैं पीला से मार्क कर रहा हूँ उसको देखिए। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म दी फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। तो आप इनपुट देंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट होगा, आउटपुट का कंट्रोल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन ए कंप्यूटर, इफ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसको किस रूप में जाना जाएगा? उसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड बाई ए स्टेप बाई स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हाउ टू अराइव एट द सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम। तो स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं इसको बताइए। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। एक्चुअल एग्जीक्यूट ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग तो कहाँ पर होता है? तो ये दोस्तों होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। करेंटली विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर वी यूजिंग। कौन से जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं? तो 5वें जनरेशन का यूज कर रहे हैं, 5th। करेंटली विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर वी यूजिंग, तो 5th जनरेशन का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच डिवाइस एमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग डिजिटल डाटा ओवर ए फोन लाइन। डिजिटल डाटा ओवर ए फोन लाइन, तो इसमें दोस्तों ये मॉडेम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड, ये तो बाइनरी सिस्टम हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। BCD स्टैंड्स फॉर। BCD का फुल फॉर्म क्या है बताइए। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज, बताइए सहायक मेमोरी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो दोस्तों कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को किस रूप में जाना जाता है? पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्म स्टैंड्स फॉर। वर्म का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? राइट वंस रीड मेनी। वर्म का फुल फॉर्म होगा राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
चूज द कंप्लीट चूज द कंपाइल टाइम एरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कंपाइल टाइम एरर बताइए क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। सिंटैक्स एरर, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि को चुनिए। तो सिंटैक्स एरर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, कन्वर्टिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों क्या करना है, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। अब देखिए, इसका कैसे आंसर किया जाएगा बताइए। इसका आंसर होगा जो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसको चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने के लिए दोस्तों तो दोस्तों ये दशमलव में डेसिमल को कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि 08125 को 2 से गुणा करिए, और 2 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 1.625 1.625। तो इसमें जो दोस्तों ये जो होता है क्या, ये जो आपको दिख रहा है पूर्णांक, इसको अलग लिखते चलिए। यही आपका फिर 0.625 को आप किससे गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, तो ये आएगा 1.250। फिर इसमें से भी पूर्णांक ले लीजिए। इस तरह से करते करते एक समय ऐसा आएगा कि लाइए इसको देख ही लेते हैं। 0.25 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक क्या बच रहा है, पूर्णांक 0 होगा, ठीक है ना। अब फिर 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जब तक पूर्णांक आ ना जाए, पूरा फ्रैक्शन खत्म ना हो जाए, पूर्णांक आ जाए, तो वही आपका क्या होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका बाइनरी हो जाएगा 0.1101। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने को कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा, देखिए हम लोग कैसे इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 759 को दोस्तों आप 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते जाइए, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ऑक्टल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंत में आएगा यहाँ पर 11, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 भाग देते जाइए। तो दोस्तों आपका ऑक्टल हो जाएगा ऑप्शन सी 1367। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वही आपका ऑक्टल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डाटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो किसके द्वारा नहीं किया सकता, अर्थात इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये दोस्तों
या मोकोम होगा ओसीआर। ओसीआर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओएमआर आप जानते ही हैं, एमआईसीआर बैंक में उपयोग होता है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एमएस फीचर ऑफ द एमएस और हेल्प टू क्रिएट लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। तो कौन सा आपको हेल्प करता है? बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग आपको हेल्प करता है लिस्ट बनाने में। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। ठीक है ना। अब 156 अंग्रेजी आ गया, यानी यहाँ से 151 से देखना होगा। ठीक है। तो दोस्तों अब 50 क्वेश्चन अंग्रेजी का मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है तो अंग्रेजी में ही रहेगी, तो हम लोग कर सकते हैं फटाफट। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको फ्यूजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कैट। दे हैड सक्सेसफुली हिडन द न्यूज ऑफ दियर वेंचर फ्रॉम एवरीवन, इट वाज नाउ टाइम टू लिफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है ना। छुपाइए मत, उसको बाहर करिए, कैट आउट ऑफ द बैग करिए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। तो यहां पर क्या होगा? इफ यू विश टू सर्वाइव हियर यू मस्ट प्रूव योर मेटल। यू आउट not to touch the fire unless you wanted to get burned। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। You out not to touch the fire unless you want to get burned। Fill in the blanks with active that you are doing should your interest। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंग्रेजी को दूसरे वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि इसको करने पर ये लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन मांगेगी, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ से हम लोग 150 से 200 तक देख लेंगे, 50 क्वेश्चन का अलग से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।